हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग बात करने वाले हैं नए चैप्टर के बारे में। आपका एकदम ब्रांड न्यू चैप्टर है। हेडिंग लगाएं फटाफट से, चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके बारे में हम बात करेंगे और स्टेट्स ऑफ मैटर में भी खासकर जो स्टेट आपको स्टडी करनी है वो है आपकी गैसियस स्टेट। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हिचएवर यू फील कनेक्टेड विथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेडिंग आप लोग सब बच्चे लगाएं, नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। पूरी एनर्जी के साथ में आपको क्लास अटेंड करनी है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सको। और मैं आपके कमेंट वगैरह ऑब्जर्व करता रहूँगा ताकि आपके जो भी डाउट्स वगैरह रहे अपन उसको देख सकें और समझ सकें। देखो, सबसे पहली बात यह है कि स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा इस चैप्टर में। यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। चैप्टर बहुत छोटा है, हालांकि मैं 3-4 दिन क्लासेस में खत्म कर दूंगा, बट हाँ, चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी अपन को करने पड़ेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं। सबसे पहली बात, स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करूंगा पदार्थ से, एकदम बेसिक से आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा। पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन समझिए। इस दुनिया में हर वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान घेरती है उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो नोट करें बच्चों, कमेंट सेक्शन में नोट करो, कहीं भी नोट करो, बस लिखो कि पदार्थ से मतलब है इस दुनिया की हर वो वस्तु जिसका खुद का कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान घेरती है उसे हम लोग पदार्थ के नाम से जानते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अब पदार्थ क्या हो सकता है? ये मार्कर भी एक पदार्थ है, मैं भी एक पदार्थ हूँ, ये बोर्ड भी एक पदार्थ है, आप भी पदार्थ हो, सामने मोबाइल रखा हुआ है वो भी एक पदार्थ है। हर चीज़ अब पदार्थ है क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे जो भी है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी है भी, वो सबका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और वो कुछ ना कुछ स्थान घेर रही है। ठीक, एक बात। दूसरी बात समझिए कि पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। अब पदार्थ की अवस्थाएं की बात करें ना, तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। तो एक बात नोटिस करना, कभी भी प्यारे बच्चों ये मत बोलना कि पदार्थ की केवल 3 अवस्थाएं होती हैं। ये बात मत बोलना। आप ये बोलना कि पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। वैसे तो पदार्थ की अवस्थाएं बहुत सारी होती हैं, प्लाज्मा भी अपने आप में एक अवस्था है, ऐसे और भी बहुत सारी खोज कर रखी है साइंटिस्ट लोगों ने, बट जो मुख्य अवस्थाएं हैं वो 3 होती हैं। तीनों का नाम आप जानते हो, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की 3 मेन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, और उसमें से भी आपको जिसका अध्ययन करना है वो है गैस। अब आप 11th क्लास के बच्चे हो, 11th क्लास के बच्चे काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स जानते होते हैं, तो मैं फटाफट आपको समझाता हूँ। ठोस में क्या होता है? ठोस में एक अणु और दूसरे अणु के बीच में बहुत जबरदस्त अंतरा आणविक बल होता है। या मोटी मोटी बात बोलूं, एक अणु के जस्ट पास में दूसरा अणु होता है, एकदम चिपक करके। तो एक अणु के जस्ट पास में दूसरा अणु होता है क्योंकि उनके बीच में प्यार मोहब्बत बहुत तगड़ी है, उनके बीच में बल बहुत तगड़ा है। तो एक अणु और दूसरे अणु के बीच में लगने वाले बल को बोलते हैं अंतरा आणविक बल। तो नोट करिए कि आपका जो ठोस होता है उसके अंदर अंतरा आणविक बल बहुत ज्यादा होता है, भयंकर होता है। इसलिए अंतरा आणविक बल के अधिकतम होने के कारण दोनों अणु या 2 या 2 से ज्यादा अणु सब आपस में एकदम चिपके हुए होने का मतलब क्या है? उनके बीच में जो दूरी है, एक अणु दूसरे अणु के बीच की जो दूरी है वो सबसे कम है, न्यूनतम है। तो आप ये बोल सकते हैं कि आपके ठोस में अंतरा आणविक बल सबसे ज्यादा होता है और अंतरा आणविक दूरी जो है वो सबसे कम होती है। तो अंतरा आणविक दूरी सबसे कम और अंतरा आणविक बल सबसे ज्यादा, इसको हम लोग बोलते हैं आपका ठोस। द्रव के अंदर आपका एक अणु दूसरे अणु से थोड़ा सा दूर होता है। इसका मतलब इनके बीच में प्यार मोहब्बत उतनी अच्छी नहीं जितनी ठोस के अंदर है। तो ठोस की तुलना में इनके बीच में अंतरा आणविक बल कम होता है और अणुओं के बीच में अंतरा आणविक दूरी जो है वो ज्यादा होती है।
ठीक है। अब देखते हैं गैस के अंदर। तो गैस में क्या होता है उस बात को देखिए। गैस के अंदर ये होता है कि आपके जो अणु है, एक अणु दूसरे अणु से बहुत ज्यादा दूर होता है। तो एक अणु दूसरे अणु से बहुत ज्यादा दूर होता है, जिसके कारण उनके बीच में अंतराण्विक बल सबसे कम होता है और अंतराण्विक दूरी जो है वो सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पे ध्यान दें, तो यहां पे अंतराण्विक बल जो है वो सबसे कम है। मतलब एक अणु दूसरे अणु से प्यार ही नहीं करता, एक अणु दूसरे अणु के पास में रहना ही नहीं चाहता। वो बहुत एक दूसरे से क्या होता है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, आकर्षित नहीं करते हैं एक दूसरे को। तो आकर्षित नहीं करने के कारण क्या होता है कि अंतराण्विक बल न्यूनतम होता है। परंतु हाँ, अंतराण्विक बल के न्यूनतम होने के कारण जो अंतराण्विक दूरी है वो गैस के अंदर अधिकतम देखने को मिलती है। तो अंतराण्विक दूरी जो है वो अधिकतम होती है और अंतराण्विक बल जो है वो न्यूनतम होता है गैस के अंदर। जब ठोस की बात आती है तो अंतराण्विक बल जो है वो होता है अधिकतम और अंतराण्विक दूरी न्यूनतम होती है, और द्रव इसके बीच में आता है। यहां तक तो बात समझ में आ गई। एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं मैं, आपको एडवांस लेवल पे भी लेके जाऊंगा, बस सुनते रहो मेरी बात। अब दूसरी बात समझो। ठोस जो होता है उसके बारे में एक बात कही जाती है कि ठोस का आयतन भी निश्चित होता है, उसका आकार भी निश्चित होता है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर की एक आकृति है। अब ऐसा नहीं है कि अभी मैं इसको यहां पे रख के जाऊंगा और कल आकर के देखूंगा तो ये मेरे को मुड़ा हुआ मिलेगा। इसकी जो आकृति है वो फिक्स है, इसका जो शेप है वो फिक्स है, इसका जो आकार है वो फिक्स है, इसका जो आयतन है वो फिक्स है। आयतन क्या होता है, ये जितनी भी जगह घेर रहा है ना उसको आयतन बोलते हैं। तो ये आप यहां रख दो तो भी उतनी जगह घेरेगा, अगर आप किसी और बेंच पे रख दो तो भी उतनी जगह घेरेगा, आप उसको बाहर कहीं ले जाकर रख दो तो भी उतनी जगह घेरेगा। तो इसका आयतन भी फिक्स हो गया, इसका आकार भी फिक्स हो गया। अब बात आती है द्रव की। तो द्रव के साथ में ऐसा है, द्रव का तो वो है कि जिस पात्र में रखो ये उसी का आकार ले लेता है। जैसे मान लो आपने दूध लिया, उस दूध को गिलास में रखा तो गिलास की आकृति ले लेगा। उस दूध को अगर आप भगोनी में रखोगे तो भगोनी की आकृति ले लेगा। उसी को अगर आप इस तरह के किसी पात्र में रखोगे तो इसी पात्र का आकार ले लेगा। तो द्रव को जिस पात्र में रखते हैं वो उसी पात्र का आकार ले लेता है। परंतु हां, अपन ये बोल सकते हैं कि द्रव के लिए आकार तो अनिश्चित है, आकार निश्चित नहीं, आकार बदलता रहता है। जिस पात्र में रखोगे वो बिल्कुल वैसा हो जाएगा। परंतु द्रव के लिए जो आयतन है प्यारे बच्चों वो निश्चित होता है। आयतन के निश्चित होने का मतलब क्या है? आयतन के निश्चित होने का मतलब यह है कि आप सोचो ना, खुद का दिमाग लगाओ। अगर आपने इधर 1 लीटर दूध डाला है, उसी 1 लीटर दूध को आप गिलास में डालोगे तो भी तो वो 1 लीटर ही रहेगा। वो इस बर्तन का 1 लीटर घेर रहा था, अब वो इस गिलास का 1 लीटर घेरेगा। भगोनी में डालोगे तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा। तो पॉइंट यहां पे ये है ना, जो बहुत बड़ा पॉइंट है, कि आपका ऐसा नहीं है कि एक गिलास से निकाल करके आपने दूसरे गिलास में डाला या दूसरे पात्र में डाला तो द्रव की मात्रा बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर वो 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। इसलिए कहते हैं कि द्रव का आयतन जो है वो निश्चित होता है। उस 1 लीटर दूध को आप यहां पे ढोल दो जमीन पे, तो जमीन का जितना 1 लीटर है उतना एरिया वो घेर लेगा। आयतन तो उसका 1 लीटर ही रहेगा। बात आती है गैस की। सबसे अनिश्चितता जो है वो गैस में देखने को मिलती है। गैस ना तो उसका आकार निश्चित है, जिस पात्र में डालो वैसा हो जाएगा, ना उसका आयतन निश्चित है। आप समझो, इस कमरे में जितनी भी हवा है उस सारी हवा को मैं एक सिलेंडर में भी भर सकता हूं। मतलब जितना पात्र दोगे उतने में एडजस्ट कर लेगी वो अपने आप को। अगर आपने इस पूरे कमरे की हवा को एक डिब्बी में बंद किया तो डिब्बी जितनी जगह घेरेगी, उस डिब्बी को खोल करके आप पूरे कमरे में बिखेर दो, पूरे कमरे के बराबर जगह घेर लेगी। कमरे का गेट खोल दो, पूरी दुनिया के बराबर जगह घेर लेगी। मतलब गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता और गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता। आप चाहो तो, है ना, गैस के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बीच में कट गया था सेक्शन, वापस एक बार बता देता हूं आपको। मैं ये कह रहा था आपको कि जो गैस है उस गैस का, वापस सुन लो, वीडियो रुक गया था बीच में, वापस से बताता हूं क्या बोल रहा था मैं। जो आपका गैस है
उस गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता, उसका आकार भी निश्चित नहीं होता। आप गैस को डिबिया में डालोगे, डिबिया के जितना आकार ले लेगा। आप गैस को एक बोतल में बंद करोगे, बोतल की जितनी जगह घेर लेगा। आप गैस को इस कमरे में फैला दो, पूरे कमरे में फैल जाएगी, है ना। तो आप चाहो तो अगरबत्ती के धुआं को एक इतनी सी डिब्बी में भर के रख सकते हो, उसी अगरबत्ती के धुआं को डिब्बी खोल दो, पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो न तो आकार निश्चित है आपकी गैस का, न उसका आयतन निश्चित है। न आकार निश्चित है, न आयतन निश्चित है। जबकि द्रव के साथ कैसा है, द्रव का आकार निश्चित नहीं है, जिसमें मिलाओ वो उसका आकार लेता है, परंतु आयतन निश्चित है। जैसे एक डिब्बी में भरे हुए धुएं से आप पूरा कमरा भर सकते हो, डिब्बी खोल दो, वो जो धुआं है पूरे घर में फैल जाएगा, पूरे कमरे में फैल जाएगा। परंतु ऐसा पानी के साथ नहीं होगा। अगर एक गिलास पानी है, उसको आपने जमीन पे ढोला, तो ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी जमीन पे फैल जाएगा। वो उस जमीन में उतना ही हिस्सा लेगा जितना उसका गिलास में था। अगर वो 1 लीटर था तो यहां भी 1 लीटर ही रहेगा। ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला एक्चुअली में? मतलब आपको जैसे मान लो उस गैस को आपने यहाँ डाला, अगर ये जगह 1 लीटर है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ लीटर के हिसाब से, बाकी ऐसा होता नहीं है कभी, लीटर के साथ गैस को नहीं देखते हैं, बस समझाने के लिए। यहाँ आपने दूध डाला 1 लीटर रहेगा, यहाँ भी आपने डाला 1 लीटर रहेगा, परंतु इस पात्र का मान लो 5 लीटर का पात्र है और ये 10 लीटर का पात्र है, तो इसमें गैस डालोगे तो ये 5 लीटर हो जाएगी, और इसमें डालोगे तो वही गैस 10 लीटर हो जाएगी। जबकि ऐसा द्रव के साथ नहीं होता। और लीटर वाला एग्जाम्पल सही नहीं है गैस के रिस्पेक्ट में, बस आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल काम में लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक मक्खन है, एकदम आगे बढ़े फिर, क्योंकि देखो बेसिक भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आता क्लास में। और ये इस पॉइंट में बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, आकार और आयतन वाले में। ठीक है, बढ़िया, मोटी मोटी बात समझ में आ गई ना। ठोस का आकार आयतन निश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित, और गैस का ना आकार निश्चित ना आयतन निश्चित। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। गैस आपको कब मिलती है? गैस के लिए तापमान और दाब की क्या कंडीशन होती है? देखो, आपको अच्छे से पता है गैस के अंदर होना क्या है। गैस के अंदर गैस के अणु बहुत दूर दूर रहते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं इस तरह से। तो अगर तापमान की बात करें तो आपको पता है, आप जल का एग्जाम्पल देख सकते हो। जल बर्फ के रूप में होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जल द्रव के रूप में होता है 0 से 100 डिग्री तक, और जल 100 डिग्री और उससे ज़्यादा पर गैस के रूप में होता है। मतलब जैसे जैसे तापमान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। सही बात है, क्योंकि जैसे तापमान बढ़ेगा अणुओं को गतिज ऊर्जा मिलेगी और उनके बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो अगर आप गैसीय अवस्था की बात कर रहे हो तो आपको तापमान क्या रखना चाहिए? ज्यादा। अब बात करते हैं दाब की, प्रेशर की बात करते हैं। सोचो, अगर मैं इसको ऐसे दबाऊं, मान लो मैंने कोई पिस्टन लगा दिया, पिस्टन समझते हो? ऐसा मान लो मैंने इस तरह का एक पिस्टन लगा दिया और इस पिस्टन से मैं इसको दबा रहा हूं। तो अगर मैं पिस्टन से ऐसे दबाऊंगा तो ये अणु तो पास पास आएंगे, अणु पास पास आएंगे, तो गैसीय अवस्था से कौन सी अवस्था आने लगेगी? द्रव अवस्था। और ज्यादा दबाऊंगा तो द्रव अवस्था से क्या आने लगेगी? ठोस अवस्था। इसका मतलब यह हुआ कि दाब आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा गैस कम होती जाएगी। और दाब लगाओ मत, दाब को कम कर दो। दाब कम करने का मतलब है पिस्टन को ऊपर ले जाओ, तो गैस को फैलने की और जगह मिलेगी और गैसीय अवस्था आराम से स्थायी रहेगी। तो दाब क्या रखना चाहिए अपन को गैस के लिए? कम। और तापमान क्या रखना चाहिए अपन को गैस के लिए? ज्यादा। तो नोट करें, गैस के लिए अच्छी बात क्या है? गैसीय माध्यम आपको तब मिलेगा जब आपका हो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर आपको देखने को मिलेगी गैसीय अवस्था। बताइए, यहां तक सबको समझ में आ गया है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बढ़े आगे? ठीक है।
अब हमको बात करनी है गैसीय अवस्था के बारे में। तो गैस के लिए अपन एक एक करके चीजें डिस्कस करना शुरू करते हैं। हेडिंग लगाओ गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, सबसे पहले हम देखते हैं गैस का द्रव्यमान, मास। अब गैस का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो उसका एक सिस्टमेटिक तरीका है। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन में मैं हिंट देता हूं क्वेश्चन से आपको। जैसे आपको ये बोला कि ये कमरा है, इस कमरे का ये ब्लॉक है, मान लो ये खाली डब्बा है, इसका द्रव्यमान है W1 और अभी इसके अंदर कोई भी गैस भरी हुई नहीं है। हमने क्या किया, इसके अंदर जैसे ही गैस भरी, गैस भरने के बाद इसका द्रव्यमान हो गया W2। तो गैस का द्रव्यमान कितना आया, गैस का द्रव्यमान आया W2 माइनस W1। ये तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है ना, मेरे बिना बताए आप लोग समझ सकते हो। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर इस ब्लॉक के अंदर, इस डब्बे के अंदर कोई भी गैस नहीं थी और उसका द्रव्यमान W1 था, आपने गैस भर दी, गैस भरने के बाद द्रव्यमान मान लो W2 हो गया, तो कितना अंतर आया द्रव्यमान का, वो अंतर किस चीज का है, वो गैस का द्रव्यमान है। सही बात है, वो द्रव्यमान गैस का द्रव्यमान है। बताओ कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े। अब इसमें एक और चीज है, मोल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, जब आप न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हो, वैसे मैंने आपको 11th क्लास में बहुत अच्छे से केमिस्ट्री में मोल पढ़ाए हैं। नहीं आपको आता है तो आप हेडिंग लिखें मोल कॉन्सेप्ट यूट्यूब के ऊपर, आगे लिख दें आशीष सर, आ जाएगा वहां पे, वो वीडियो आपको देखना चाहिए। फिर भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मोल के लिए द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं, जब भी न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं आपको इसी फॉर्मूले की हेल्प से होगा कि मोल बराबर द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है और आपको ग्राम में रखना है। द्रव्यमान भी आपको ग्राम में रखना है और मोलर द्रव्यमान भी आपको ग्राम में रखना है। और जनरली मोल को अपन n से प्रदर्शित करते हैं, गैस के द्रव्यमान को स्मॉल m से और गैस के मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से। तो फॉर्मूला बनता है स्मॉल n बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। नोट करिए इसको। समझ में आ रहा है ना? एकदम बेसिक चैप्टर है यार। इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके समझ में नहीं आए। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब आगे बात करते हैं। तो ये आपने द्रव्यमान के बारे में और आयतन के बारे में, द्रव्यमान के बारे में जाना। अब हेडिंग लगाएं आप आयतन। अब देखते हैं आयतन के बारे में। आयतन को बोलते हैं इंग्लिश में वॉल्यूम। देखो, गैस को जितनी जगह मिलती है फैलने के लिए वो उसका आयतन है। परंतु यहां पे क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आया कि ये एक कमरा है, इस कमरे का आयतन V है, कमरा बिल्कुल खाली है। अगर इस कमरे में कोई गैस डालते हैं तो उसका आयतन कितना होगा? तो आप दिमाग लगा लेते हो कि हाँ यार कमरा खाली है, अगर इसके अंदर अपने गैस डाली तो गैस पूरे कमरे में फैल जाएगी और गैस का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। परंतु किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया हुआ हो कि ये कमरा है, इस पूरे कमरे का आयतन V है और इसके अंदर एक सेक्शन है जो भरा हुआ है। अब हो सकता है वहां पे आपका कंकड़ रखे हो, पत्थर रखे हो, कुछ भी रखा हो, सोफा रखा हो, जगह कैसे भी करके भरी हुई है और जो जगह भरी हुई है उसका आयतन V डैश है। अब आपने इस कमरे में गैस को छोड़ा तो वो गैस कितना आयतन घेरेगी? तो इस कमरे में गैस का आयतन V होगा और इस कमरे में गैस का आयतन V माइनस V डैश होगा। आई बात समझ में? इस कमरे में गैस का आयतन V होगा और इस कमरे में गैस का आयतन V माइनस V डैश होगा। तो आप देख लेना क्वेश्चन के अंदर वो कैसे बोल रहा है। एक्चुअल में हम लोग जल्दीबाजी में गड़बड़ कर जाते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास कमरे में जितनी जगह गैस को फैलने के लिए मिल रही है वो सारी जगह गैस की होगी। जितनी जगह फैलने के लिए मिल रही है वो सारी जगह किसकी होगी? गैस की होगी। समझ गए? और इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि गैस का अपन आयतन अलग अलग चीजों में देते हैं। जैसे अपन लीटर में आयतन प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 1 लीटर, कभी कभी आपको जो आयतन है गैस का वो लीटर में मिल सकता है। नोट करो, 1 लीटर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर।
ये रटने वाली बातें हैं। 1 लीटर किसके बराबर होता है, नोट करो फटाफट। 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, और 1 लीटर बराबर हो सकता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो कन्वर्जन में आपके काम आएगा कि 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, या 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के। और वैसे तो ना लीटर के लिए कैपिटल एल काम में लेते हैं। तो नोट करिए क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा काम आएंगी आपके। और एक और चीज भी नोट कर लो कि 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो ये सारे आपको रिलेशन पता होने चाहिए, क्योंकि जब भी आपको कन्वर्जन करना होगा तो कन्वर्जन करने के लिए आपको इन्हीं की मदद लेनी पड़ेगी। इनकी मदद के बिना आप कन्वर्जन नहीं कर पाओगे। तो 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। कर लिया सबने नोट? कमेंट सेक्शन में भी लिखो यार इस चीज को। आलस क्यों कर रहे हो? आलस करोगे तो कैसे काम चल पाएगा, है ना? चलो ठीक है। तो ये गैस का आयतन हो गया। बस मैंने आपको एक छोटा सा नोट का पॉइंट बताया कि हमेशा ये मत बोल देना कि जितना कमरे का आयतन है वही गैस का आयतन होगा। अगर कमरे में कुछ कबाड़ रख रखा है आपने तो कबाड़ का आयतन माइनस करना पड़ेगा, बची हुई जगह में आपकी गैस होगी। न्यूमेरिकल करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट चीज नोट करिए। अब बात करेंगे अपन तापमान की। तो गैस का जो तापमान है वो तापमान किस में दिया जाता है? देखिए, गैस का तापमान अपन केल्विन में मापते हैं। वैसे तो सबसे ज्यादा केल्विन के अंदर मापते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी यूनिट है, डिग्री सेंटीग्रेड में भी आप माप सकते हो, फ़ारेनहाइट में भी आप माप सकते हो। तो एक्चुअल में जो तापमान है उसका मापन किया जाता है डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। न्यूमेरिकल करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहां तक हो सके, न्यूमेरिकल करते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहां तक हो सके आपको केल्विन ही काम में लेना है। अब आप बोलोगे कि सर इनके बीच का रिलेशन भी बता दो। मैं आपके कमेंट भी साथ साथ देख रहा हूं, और कुछ बच्चे एक्टिवली लिख रहे हैं, वही बच्चे अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। रिलेशन आपको पता होना चाहिए, केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 रफली। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डिग्री सेंटीग्रेड में जो भी तापमान है वो यहां पे रखेंगे आप, 273 जोड़ेंगे, आपको आपका केल्विन मिल जाएगा। दूसरा है फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटा 9 बराबर C बटा 5। ये रिलेशन हमेशा से कंफ्यूजिंग होता है, कभी कभी याद रहता है, कभी कभी याद नहीं रहता, बट हाँ न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना जरूरी होता है कि C बटा 5 डिग्री सेंटीग्रेड में जो है वो डिवाइड बाय 5 बराबर F माइनस 32/9। तो इसके हिसाब से आप डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को बदल सकते हैं। तो कभी आपको फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड को आपस में बदलना हो तो आप इसको काम में ले सकते हो। मानता हूँ थोड़ा सा लेक्चर बोरिंग हो रहा है, बट क्या करें यार, टॉपिक इस तरह के हैं, अब इनमें ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, है ना? बात सही है ना? बात ठीक है। फिर यहाँ तक आ गया समझ में सबके? ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन दाब की, बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, दाब, प्रेशर। अब जरा प्रेशर की बात करेंगे। देखो प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं और होता क्यों है प्रेशर। ये मान लो वो पात्र है जिसके अंदर आपकी गैस भरी हुई है, ध्यान समझना, ये वो पात्र है जिसके अंदर आपकी गैस भरी हुई है, ठीक है। तो ये जो पात्र है जिसमें आपकी गैस भरी हुई है, ये गैस क्या करेगी, इस गैस के अणु क्या करेंगे, उस पात्र की दीवारों से टकराएंगे। ये तो होगा ही होगा, क्योंकि गैस है ना यादृच्छिक गति करती है, इधर उधर अनाप शनाप अंट शंट कहीं भी घूमती है। तो जो गैस का अणु है वो जाकर के आपके दीवार से टकराएगा। जैसे ही गैस का अणु आपके दीवार से टकराएगा, टकराते ही वो उसके ऊपर बल लगाएगा। तो गैस के अणुओं द्वारा दीवार के ऊपर जो बल लग रहा है F, उस बल में
अगर दीवार की क्षेत्रफल का अपन भाग लगा दें तो वहां से निकल के आएगा गैस का दाब। तो दो बातें समझनी होती हैं यहाँ पे, दो बातें समझनी होती हैं। पहली बात ये समझनी पड़ती है कि दाब लगी क्यों रहा है ना, दाब लगी क्यों रहा है। तो दाब आपका इसीलिए लग रहा है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो गैस के अणु हैं वो जा करके दीवार से टकरा रहे हैं, और दीवार से टकराएंगे तो उसके ऊपर बल लगाएंगे। अगर बल लग रहा है तो फिर प्रेशर भी आएगा। तो उसी बल को अगर आप दीवार के क्षेत्रफल से भाग लगा दो तो उस जगह पे जो भी दाब है वो दाब आपको निकाल कर मिल जाएगा। और वैसे ही देखा गया है कि जितना दाब गैस इस दीवार पे लगा रही है उतना इस पे लगाएगी, उतना इस पे लगाएगी, उतना इस पे लगाएगी। तो जो पात्र होता है ना जिसमें आपने गैस को भर रखा है, उस पात्र की सभी दीवारों के ऊपर सभी जगह पर जो बल लगता है, जो दाब लगता है, बल नहीं जो दाब लगता है वो एक ही होता है। पात्र की सभी जगह पर दाब बराबर होता है, ऐसा देखा गया है, ऐसा माना गया है। ठीक है। अब दाब को मापने के लिए ना अलग अलग टाइप के फॉर्मूले लगते हैं। अब इसमें F की जगह आप ma रख दो, ये भी तो कर सकते हो, गति का द्वितीय नियम, तो आप इसको भी काम में ले सकते हो, तो फॉर्मूला ये भी बन जाएगा। इसके मात्रक की बात करते हैं। दाब का जो ऐसा ही मात्रक है वो होता है पास्कल। यहां से देखो बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर को अपन क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो पास्कल जो है वो दाब का ऐसा ही मात्रक है। अब जो अन्य मात्रक हैं वो भी आपको पता होने चाहिए और उनमें परिवर्तन करना भी आपको आना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत होगी। तो देखिए अन्य मात्रकों की बात करते हैं। 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटीएम। 1 एटीएम क्या है समझिए, हमारे सर के ऊपर वायुमंडल है, इस वायुमंडल का जो भी दाब है उसको हम क्या मान के चलते हैं, एटीएम मान के चलते हैं। तो वायुमंडलीय दाब को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो कहलाता है एटीएम। 1 एटीएम बराबर होता है 76 सेंटीमीटर एचजी के। अब सारी कहानी यहां पे समझाना मुश्किल है, मैं आपको तो आगे जाके क्यों और पढ़ाऊंगा थोड़ा सा फिजिक्स के अंदर भी। जब फिजिक्स में आप पढ़ोगे ना फ्लूइड मैकेनिक्स, तो वहां पे आप सीखोगे कि प्रेशर वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, या थोड़ा सा कन्वर्जन के लिए याद रखना शुरू करो। 1 एटीएम बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। इसी को एमएम में लिखना हो तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, तो 10 से गुणा कर दो, 76 mm ऑफ एचजी। इसके बारे में आप जानोगे फिजिक्स के अंदर। यही 1 एटमॉस्फेरिक बराबर होता है, यही 1 एटमॉस्फेरिक बराबर होता है 1.013 इंटू 10 की घात 5 पास्कल के। यही 1 एटमॉस्फेरिक बराबर होता है 1.013 इंटू 10 की घात 5 पास्कल के। पास्कल का मतलब समझ रहे हो ना, न्यूटन पर मीटर के। तो एक कन्वर्जन करने के लिए आपको ये चीज भी याद होनी चाहिए, नोट करते हुए चलो, अच्छे से नोट करते हुए चलो, है ना। और एक और होता है, यही 1 एटमॉस्फेरिक, यही 1 एटमॉस्फेरिक, यही 1 एटमॉस्फेरिक आपका बराबर होता है 1.013 बार के। बार भी प्रेशर की एक यूनिट है, तो 1 एटमॉस्फेरिक बराबर होता है 1.013 बार के। यही 1 एटमॉस्फेरिक बराबर होता है 760 टॉर के। टॉर भी अपने आप में एक प्रेशर की इकाई है। तो ये तो अपने आप में एक ऐसी चीज है ना, जैसे आपको पता है कि भाई इंसान की 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं, है ना। ये सब चीजें फैक्ट हैं, हम इसको फैक्ट की तरह पढ़ते हैं। तो बिल्कुल ये भी आपको एज अ फैक्ट की तरह ही याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में यूज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल करते वक्त। तो बस वही आपको पता होना चाहिए कि 1 एटमॉस्फेरिक बराबर है 76 सेंटीमीटर एचजी के, या 760 mm ऑफ एचजी के। 1 एटमॉस्फेरिक बराबर है 1.013 इंटू 10 की घात 5 पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर के। 1 एटमॉस्फेरिक बराबर है 1.013 बार के। 1 एटमॉस्फेरिक बराबर है 760 टॉर के। इसमें मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये चीजें फिक्स हैं और इनको साइंस के अंदर कैलकुलेट करके एक दर्जा दे दिया गया है। और ये बेवड़ों वाला बार नहीं है, ये अलग बार होता है, ठीक है, ठीक है। इसका बेवड़ों से कोई कनेक्शन नहीं है, हम साइंस में ये सब नहीं सिखाते। चलिए नोट कर लीजिए। अब गैस का नियम पढ़ना शुरू करते हैं कि गैस किन किन नियमों को फॉलो करती है।
उसको अपन पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, गैस नियम, हेडिंग लगाएं, गैस लॉस, गैस नियम। देखो पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी। ध्यान रखना ये आपको पता नहीं है अभी, है ना, बट मैंने आपको बता दिया पहले से। जब ये तीनों गैस के लॉ दिए गए थे ना, उस समय पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ऐसा नहीं था, उसके बाद में ये निकल करके आया। बट आप अगर आपको तीनों गैस लॉस बहुत अच्छे से समझने हैं बिना किसी दिमाग में हेडक लिए, तो आपको पीवी बराबर एनआरटी को दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है आपको कि पीवी बराबर एनआरटी भी कोई चीज होती है। उसके बाद आप सब समझ पाओगे। पीवी बराबर एनआरटी में कौन क्या क्या है पहले वो देख लो। पी आपका दाब है, वी आयतन है गैस का, एन नंबर ऑफ मोल है जिनके बारे में आपने जाना जो होता है एम अपॉन कैपिटल एम, आर एक नियतांक है जिसको हम गैस नियतांक बोलते हैं, इसके अपने अपने मान होते हैं जिनके बारे में आप बाद में पढ़ोगे। टी तापमान है, तो टी आपका क्या है, तापमान है। अब जरा ध्यान रखें कि पी बराबर एनआरटी आपको याद रखना है। जब भी आप किसी भी गैस के नियम का अध्ययन कर रहे हो, यह आपके दिमाग में रहेगा, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी, गैस नियम को समझने में एकदम बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला नियम अपन पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग लगाइए, बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है अगर आपने दो चीजें फिक्स कर दी, पहला आपने गैस का द्रव्यमान फिक्स कर दिया। गैस का द्रव्यमान समझते हो कि जितनी गैस आपने एक बार ले ली उतनी लेनी है आपको, उसके बाद ना तो उसको बढ़ाना है ना कम करना है। तो एक बार अगर आपने गैस का द्रव्यमान नियत कर दिया, दूसरी भाषा में बोलूं गैस का द्रव्यमान नियत किया मतलब उसके नंबर ऑफ मोल भी आपने नियत कर दिए। तो अगर आपने गैस का द्रव्यमान फिक्स कर दिया, नियत वर्ड समझ में नहीं आता, उसकी जगह फिक्स वर्ड समझ लिया करो। तो अगर आपने गैस का द्रव्यमान फिक्स कर दिया, गैस का आपने तापमान फिक्स कर दिया, तो क्या होगा समझिएगा। देखो मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूं, सिंपल सी बात, जैसे ये पिस्टन है मान लो, अगर मैंने इस पिस्टन को दबाया तो पिस्टन को दबाने से क्या होगा, ध्यान समझना। अभी गैस के पास इतना आयतन है, अगर मैंने पिस्टन को दबा दिया तो गैस का आयतन जो है वी डैश वो कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, खुद सोचो। अगर आपने पिस्टन को दबा दिया तो गैस का जो आयतन है वो आयतन कम हो जाएगा, क्योंकि पहले गैस को घूमने के लिए इतनी जगह थी, आपने पिस्टन को दबा दिया, अब गैस को घूमने के लिए केवल इतनी जगह है। तो अगर आपने तापमान आपने फिक्स कर रखा है, टी आपका फिक्स है, उसी तापमान पर आपने आयतन कम कर दिया। अगर आपने आयतन कम किया तो इस केस में मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने नंबर ऑफ मोल तो फिक्स कर रखे, मान लो ये जो कमरा है, इस कमरे के अंदर अभी 4 गैस के अणु हैं, सही है, आपने आयतन कम कर दिया, अब वही 4 गैस के अणु जो है वो कम जगह में आ गए। तो पहले ये ज्यादा जगह में थे तो चारों तरफ घूम रहे थे, जिसके कारण ये जा करके दाब लगा रहे थे। अब इनको आपने कम जगह में रख दिया तो अब इनका जो दाब है वो भी कम क्षेत्रफल में लगेगा, इसका मतलब प्रेशर बढ़े जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए कि अगर मैंने आयतन कम कर दिया तो आयतन को कम करने से वो गैस कम जगह पे आ गई तो ज्यादा दीवारों के ऊपर ताकत लगाएगी, क्योंकि पहले यहाँ पे 4 अणु इतने बड़े आयतन के ऊपर दाब लगा रहे थे, अब इतने छोटे पे लगाना है तो वही चारों अणु ज्यादा के बहुत तेज तेज मुक्के मारेंगे दीवार पे, मतलब दाब जो है वो बढ़ जाएगा, दाब जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब अगर तापमान नियत हो, गैस का आयतन
गैस की मात्रा नियत हो तो दाब जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है V के। ठीक है, दाब जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है V के। द्रव अवस्था में आ जाएगा, ये बात मत करना, ये बच्चे ने लिखा है मैंने इतना दाब नहीं, इतना कम नहीं कर दिया कि द्रव बन जाए, वो इतना कम नहीं किया है, अभी गैस ही है, गैस के हिसाब से सोचना है, द्रव नहीं बनाया वो। पर आप ही सोचो, वही गैस इतने बड़े कमरे में थी और उसी गैस को आपने कम कमरे में रख दिया तो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी ना छोटे कमरे को, ज्यादा जा जाके दीवारों के ऊपर मुक्के मारेगी, वो वाली बात है। ठीक है, आयतन कम करने से दाब बढ़ जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आप बोलोगे सर इसको डायरेक्ट बता सकते थे आप? जी हाँ बिल्कुल, यहां देखो पीवी बराबर क्या है, एन फिक्स हो गया, आर फिक्स हो गया, टी आपने फिक्स कर दिया, तो पीवी बराबर क्या हो गया, नियत, मतलब पी बराबर क्या हो गया, नियत बटा वी, तो पी जो है वो वी के क्या आ गया, व्युत्क्रमानुपाती। और आपको पता है कि यहां पर एक नियतांक आएगा, जब भी अपन हटाते हैं इस साइन को तो एक नियतांक आता है। इस फॉर्मूले को देख के आप बता भी सकते हो नियतांक क्या है। यहां से अगर आप लिखते हो तो पीवी बराबर एनआरटी, तो पी बराबर एनआरटी बाय वी, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तो यहां पे जो नियतांक आ रहा है वो नियतांक कौन आ रहा है आपका, एनआरटी आ रहा है। ठीक है, हालांकि अभी मैं इसको नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ पे अपन को अभी पता नहीं, अपन ऐसा मान के चल रहे हैं, इसलिए इसको के बटा वी लिख के छोड़ते हैं। ठीक है, बाकी आपके समझने के लिए मैंने आपको ये बात बताई थी। बताओ क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी को? ठीक है, नोट करिए। समझ में आ गया? एक और बात समझो, जैसे कभी ऐसा आ रहा हो ना, जैसे यहां से एक बात समझ में आई ना कि P बराबर K बटा V, तो PV बराबर K, मतलब PV बराबर क्या आ रहा है, नियतांक आ रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, जैसे कभी भी ऐसा हो कि AB बराबर नियतांक हो, तो अपन एक चीज लिख सकते हैं, A1 B1 बराबर A2 B2, और ये चीज न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आती है। तो देखोगे आप बाद में, अगर P बराबर नियतांक है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, P1 V1 बराबर P2 V2। अभी इसको नोट करके रख लो, अभी इसको नोट करके रख लो, बाद में जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो ये चीज बहुत काम आएगी। तो इसके आगे मैं लिख रहा हूं, न्यूमेरिकल में काम आएगी। न्यूमेरिकल में ये चीज आपको काम आएगी। लिखो कमेंट सेक्शन में, पीवी बराबर नियतांक P1 V1 बराबर P2 V2। अब थोड़ा सा और मैं आपको ज्ञान देना चाहूंगा, जैसे मान लो कभी ऐसा हो कि A समानुपाती है B के, बहुत बड़ा ज्ञान है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अगर A समानुपाती है B के, इसका मतलब क्या है, A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा, B बढ़ेगा तो A भी बढ़ेगा, B कम होगा तो A भी कम होगा। तो अगर A समानुपाती है B के और आप A और B के बीच में ग्राफ बनाते हो तो वो ग्राफ ऐसा जाएगा। अगर A व्युत्क्रमानुपाती है B के, मतलब B को बढ़ाएंगे तो A कम होगा, ऐसे केस में जब आप A और B के बीच में ग्राफ बनाओगे तो वो ऐसा जाएगा। परंतु यहां पे कहानी में एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है, आप देख लो ना, जैसे आप B को कम कर रहे हो तो A बढ़ रहा है, वही वाली बात हो रही है ना। परंतु यहां पे कहानी में एक ट्विस्ट है, अगर आप A और 1/B के बीच में ग्राफ बनाओगे, अगर आप A और 1/B के बीच में ग्राफ बनाओगे तो वो कैसा आएगा, सुनो। अगर दो चीजें एक दूसरे के समानुपाती हैं, इसको क्या बोलते हैं, समानुपाती। समानुपाती होने का मतलब पता है क्या, इधर जो लिखा है उसके सामने इधर लिखा हुआ है। और सिंपल भाषा में बात करूं, देसी भाषा में, तो समानुपाती का मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ेगी तो उसके सामने वाली चीज भी बढ़ेगी, एक चीज कम होगी तो उसके सामने वाली चीज भी कम होगी। ये होता है समानुपाती का मतलब। बुझे, समझ में आया? अब देखो यहां पे आप देख रहे हो समानुपाती, तो ग्राफ सीधा जा, यहां पे A जो है वो B के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे एक यहां लिखा हो, एक यहां लिखा हो, इसका मतलब है इसको बढ़ाओगे तो ये कम होगा, इसको कम करोगे तो ये बढ़ेगा। उल्टे हैं एक दूसरे को, 36 का आंकड़ा एक दूसरे के बीच में, तो उसका ग्राफ ऐसा आता है।
परंतु ध्यान देना, मैं यहां पे ग्राफ किसके बीच में बना रहा हूं, ए के बीच में और 1/b के बीच में, ए के बीच में, ए के बीच में और 1/b के बीच में। तो ए के जस्ट सामने क्या लिखा हुआ है, 1/b, मतलब ए और 1/b बिल्कुल वैसा ही है जैसा ए और बी है। तो ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। ये बात जिसे समझ में आ गई है कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि ये बात समझ में नहीं आएगी तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात समझाना बहुत जरूरी है बच्चों को, बहुत ज़्यादा जरूरी है बात समझाना। मैं इसको अलग पेज पे वापस समझाता हूँ ध्यान से। अगर ए समानुपाती है बी के तो ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट। इसका मतलब यह है कि बी कम होगा तो ए भी कम होगा, ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। अगर ए व्युत्क्रमानुपाती है बी, किसको बोलते हैं, ए बी के व्युत्क्रमानुपाती है। लिखना सीखो, व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे बोलते हैं इसको। और इसको क्या बोलते हैं, ए अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, पी। सिंपल भाषा में इसका लॉजिकल मतलब समझाता हूं। अगर ए समानुपाती है बी के, इसका मतलब ए को बढ़ाओ बी बढ़ेगा, ए को कम करो बी कम होगा। ए व्युत्क्रमानुपाती है बी के, इसका मतलब ए को बढ़ाने पर बी कम होता है और ए को कम करने पर बी बढ़ता है। तो उस केस में ए और बी का बीच का ग्राफ ऐसा आता है, इस टाइप का। और अगर आपको इसी में एक चीज समझने की कोशिश करना कि अब मैं ग्राफ किसके बीच में बना रहा हूं, ए के बीच में और 1/b के बीच में, आया समझ। तो अगर a और 1/b को देखो तो a तो ये रहा, उसके जस्ट सामने कौन लिखा हुआ है, 1/b। इधर ग्राफ किसके बीच में बन रहा है, a, और जो उसके नीचे लिखा हुआ है b। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा और a 1/b के समानुपाती है। ये वाला पैटर्न बन रहा है कि इसके सामने जस्ट जो लिखा हुआ है अगर उनमें ग्राफ बनाओगे तो सीधा आएगा। तो वही वाली बात हो रही है, यहां पे ग्राफ बिल्कुल सीधा आएगा। ठीक है, सही समझे आप लोग बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़े। अब और ग्राफ देखते हैं अपन, है ना। अब इधर आते हैं अपन, इसके ग्राफ पे आते हैं। तो लॉजिक था, अब अपन बॉयल्स लॉ के ग्राफ बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, उसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो बॉयल्स लॉ है PV इज इक्वल टू नियतांक, PV इज इक्वल टू K कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो P व्युत्क्रमानुपाती है V के। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप P और V के बीच में ग्राफ बनाते हैं, ध्यान समझना बहुत है ना। अगर P और V के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो P व्युत्क्रमानुपाती है V के, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, है ना, क्योंकि P व्युत्क्रमानुपाती है V के। अगर यहीं पे आप ये ग्राफ ऐसा बनाते हैं कि P और 1/V के बीच में बनाते हैं, तो P 1/V आमने सामने है, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। ये बात समझ सकते हैं। अगर आप ग्राफ बनाते हैं PV और V के बीच में, तो सोचिए कैसा आएगा, और PV और P के बीच में, तो सोचिए कैसा आएगा। जस्ट थिंक ओवर इट, क्योंकि सोचने का टैक्स थोड़ी लगता है। सोचो, सोचो सोचो सोचो, फटाफट सोचो। देखो, PV बराबर क्या है, नियतांक। इस तरह सोच के देखिए, PV बराबर क्या है, नियतांक है, मतलब PV बराबर एक फिक्स चीज है, कांस्टेंट है। तो V को आप कितना भी बदलो, समझना ध्यान से,
क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। v को आप कितना भी बदलो, pv तो फिक्स ही है, v को आप कितना भी बदलो pv तो फिक्स ही है। इसका मतलब pv नियतांक है, तो pv का मान मान लो 5 है, तो v को आप कुछ भी रखो pv का मान 5 ही होगा, 5 ही होगा, 5 ही होगा, 5 ही होगा। इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ ये दिखाना चाहता है कि आप v का मान कुछ भी रखो, pv जो है वो तो एक नियतांक है। आए समझ में बात? ये तो बॉयल्स लॉ है। p का मान आप कुछ भी रखो, v अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा कि p और v का जो गुणनफल है वो नियत ही आएगा, क्योंकि pv क्या है, फिक्स है। समझ में आई ये बात? बताइए, कोई डाउट किसी को? आ रहा है ना समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, है ना? समझ में आ रहा है ना? अच्छे से आ रहा है समझ में? तो बात वही है कि pv बराबर क्या है, फिक्स है, नियत है। तो आप चाहे v को कुछ भी रखो, pv फिक्स ही आएगा। आप p का कुछ भी मान रखो, pv का मान फिक्स ही रहेगा। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा आप लोगों के लिए। मक्खन समझ आ गया? बढ़िया। अब एक और चीज देखते हैं। अब थोड़ी सी आपको ना लॉग वॉग सीखना पड़ेगा। लॉग वॉग नहीं आता है तो फिर आपको थोड़ा मैं सिखाऊंगा, ध्यान से देखना। लॉग एक चीज होती है, जैसे मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, वैसे लॉग होता है। मैं मानता हूं कि आप लोग भी छोटे बच्चे हो, 11th क्लास में, आपको लॉग के बारे में धीरे धीरे समझ में आएगा। बट आज मैं कुछ फॉर्मूला वगैरह आपको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान सीखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये मैथ्स वाली चीज़ है थोड़ी सी, तो अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। लॉग की वैल्यूज होती हैं, कुछ फॉर्मूले भी होते हैं लॉग के। जैसे आपके पास सामने लिखा है, मान लो लॉग x इंटू वाई, धीरे धीरे सीख जाओगे, अभी सुनते चलो। अगर आपके सामने लिखा है कभी लॉग x इंटू वाई, तो इसको लिखते हैं लॉग x प्लस लॉग वाई। कमेंट सेक्शन में नोट करो। अगर कहीं पे लिखा हुआ है log x y, तो आप इसको लिखते हो log x प्लस log y। अगर कहीं पे लिखा है log x अपॉन y, तो इसको आप लिखते हो log x माइनस log y। अगर कहीं पे लिखा है log x की पावर y, तो इसको आप लिखोगे y log x। अभी आपके हो सकता है 1 फुट ऊपर से जाए, बट समझाना मेरा फर्ज है, और धीरे धीरे आ जाएगा ये, है ना। और बायो वाले बच्चे तो अपने आप को ये समझते हैं कि वो एलियन है, तो ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग भी सीख सकते हो, बस फॉर्मेट को पकड़ने की कोशिश करो। तो यहाँ तक ठीक है। और एक और बात, आप लोगों ने मैथ्स पता नहीं कितनी पढ़ी है, मुझे नहीं पता, बट आप लोगों को मैथ्स में y बराबर mx प्लस सी के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये सरल रेखा का समीकरण होता है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। y मतलब है जो y अक्ष पर है, x का मतलब है जो x अक्ष पर है, c का मतलब है जहां से आपका ग्राफ शुरू होना है। अब m जो होता है, इस m को बोलते हैं स्लोप। जैसे मान लो आपका कोई ग्राफ बना हुआ है, आपको पता है ये बात, मैंने बता भी रखी है। जैसे मान लो ये ग्राफ आपका बना हुआ है, इस ग्राफ में ये एंगल थीटा है, तो इस ग्राफ का स्लोप होता है tan थीटा। थर्ड चैप्टर फिजिक्स जिसने मुझसे पढ़ा है, मैंने बता रखा है कि इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा, tan थीटा। और tan थीटा होता है y बाई एक्स, या फिर dy बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स भी क्या होता है, ग्राफ का स्लोप होता है। मैंने कहा ना मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ बच्चों के ऊपर से जाए, और बायो वाले तो पहले से मान के चलते हमको नहीं आएगा, तो उनको और दिक्कत होती है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना बस। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे x आएगा। स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब है tan थीटा। अगर स्लोप पॉजिटिव आया तो ये ग्राफ c से चढ़ाई मारता है, अगर स्लोप पॉजिटिव है। और यही स्लोप अगर नेगेटिव हो, यहां बना दूं, अगर यही स्लोप नेगेटिव हो तो y ये रहा, x ये रहा, ग्राफ वही है y बराबर mx प्लस सी। अगर m नेगेटिव हो तो ये c से ग्राफ आपका नीचे आता है। तो ये जो भी बात मैंने आपको बताई है, इसको आप जनरल नॉलेज करके सेव कर लेना। अब यहां पे अप्लाई करूंगा तो आपको और मजा आएगा और समझ में आएगा। पहले यहां तक नोट कर लो। और अगर आपकी स्थिति कुछ ऐसी है कि आप पढ़ाई करने बैठे हुए हो और आप ये वाली टॉपिक जो है आपके 1 फुट ऊपर से गया है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि
ये जो टॉपिक है ये बायो वालों को तो ज़्यादा दिक्कत होती है, मैथ्स वाले भी कुछ उखाड़ नहीं पाते। वैसे सही बताऊँ मैं आपको, मैथ्स वालों को भी डाउट आता ही है इसके अंदर, फिर भी बायो वाले अपने आप को थोड़ा और डाउन समझते हैं कि हमको तो मैथ्स आ ही नहीं सकती। वापस सुनो, लॉग के बारे में धीरे धीरे जानकारी मिलेगी आपको। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आप लोगों ने सीखा था, बिल्कुल वैसे ही कुछ लॉग होता है, वैसे ही कुछ लॉग होता है ना। लॉग एक्स वाई होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग एक्स अपॉन वाई होता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, लॉग एक्स की घात वाई होता है वाई लॉग एक्स, पावर आगे ले आओ, और y बराबर एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। y का मतलब जो y अक्ष पर है, x का मतलब जो x अक्ष पे है, स्लोप टेन थीटा होता है। जो भी ग्राफ बना हुआ है उसमें जो थीटा बन रहा है उसको अपन स्लोप बोलते हैं। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब में कौन आएगा y और कर्ण में कौन आएगा x, इसलिए लिखा मैंने y बटा x, या फिर इसको dy बाई डी एक्स भी बोलते हैं अवकलन के फॉर्मेट में। और यही स्लोप अगर पॉजिटिव हो तो ग्राफ C से ऊपर उठता है, और यही स्लोप अगर नेगेटिव हो तो ग्राफ C से शक करके नीचे आता है। ठीक है, अब लॉग को लॉगरिथम बोलते हैं। अब क्या करना है, अब इसको अपन स्टार्ट करते हैं, पोस्टमार्टम करना है इसका, ध्यान से देखना, इसका पोस्टमार्टम करना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, दोनों तरफ लॉग लेते हैं अपन, तो दोनों तरफ लॉग लोगे तो ये हो जाएगा लॉग पीवी बराबर के। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो अगर मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूं तो लॉग पीवी बराबर आ जाएगा लॉग के। ये x इंटू वाई जैसा नहीं लग रहा कुछ, तो x इंटू वाई क्या होता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, तो ये हो जाएगा लॉग पी अलग लॉग वी अलग बराबर लॉग के। बोलो यहां तक बताओ, समझ में आया? आया कि नहीं आया? पक्का से आ गया। अब इस लॉग वी को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा लॉग पी बराबर माइनस का लॉग वी प्लस लॉग के। यहां तक बूझे? अब आपका सवाल ये होगा कि सर ये तो आपने जो किया समझ में आ गया, हमारे ठीक समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे x इंटू वाई जैसा कुछ था तो आपने उसको x प्लस वाई कर दिया और लॉग वी को आपने उधर भेज दिया। अब ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में पहचानते कैसे हैं कि y कौन होगा और x कौन होगा? ध्यान देना, जो लोग बदलते हैं ना वो होते हैं x और y। तो इन सब में देखो, तो इन सब में p बदल सकता है, v बदल सकता है, परंतु c क्या है, परंतु k क्या है? k कांस्टेंट है। स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि k एक नियतांक है, ये नियत है, ये नहीं बदल सकता। तो जो नहीं बदल सकता है ना वो c बनेगा, c के साथ में जो है वो x बनेगा और सामने वाला y बनेगा। तो अब इसको कंपेयर करते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी से। ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसको कंपेयर करते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो कौन किसकी जगह लिखा हुआ है? ध्यान दो, y की जगह लिखा हुआ है log p, x की जगह लिखा हुआ है log v, c की जगह लिखा हुआ है log k, और m की जगह लिखा हुआ है माइनस का 1, क्योंकि यहां पे माइनस है। तो अगर कंपेयर करके बताऊं मैं आपको, तो y की जगह कौन है? log p, मार्कर दूसरा लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा, अभी आप नए आए हो ना इस फील्ड में, इसलिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक चीज़, तो मैं जल्दी भी कर सकता हूँ, फिर बाद में ऊपर से जाएगा। y की जगह कौन है? log p, x की जगह कौन है? log v, स्लोप m क्या है? माइनस का 1। देख लो, log v के साथ में क्या लिखा हुआ है? माइनस, मतलब माइनस का 1, और c क्या है? c है log k। अब ग्राफ किस तरह का बनेगा आप खुद ही सोच सकते हो बिना मेरी मदद के, क्योंकि मैंने आपको अभी भी एक चीज सिखाई। यहां बनाते हैं ग्राफ, कि ग्राफ बनता है y और x के बीच में, तो y कौन है? log p, तो ग्राफ बनेगा log p, और x कौन है? log v, तो ग्राफ बनेगा log p और log v के बीच में। c की जगह कौन लिखा हुआ है? log k, तो जो c होता है वहां से ग्राफ शुरू होता है, तो c की जगह लिखा हुआ है log k, तो ग्राफ कहां से शुरू होगा? log k से ग्राफ शुरू होगा। ग्राफ चढ़ाई चढ़ेगा या फिसल पट्टी से नीचे आएगा, ये डिपेंड करता है m के ऊपर।
क्योंकि m का मतलब समझते हो, स्लोप। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर जाता है, और यही स्लोप आपका नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे आता है। यहां पे स्लोप -1 है, मतलब ग्राफ नीचे आएगा इस तरह से। और स्लोप कितना आ रहा है आपका? स्लोप आ रहा है -1। तो ये बात है यहां पर। ग्राफ समझ में आ गया? तो अगर कोई आपसे पूछे कि log p और log v के बीच का ग्राफ बना के बताइए, तो कहानी कुछ इस तरह की बनेगी। और स्लोप होता है tan थीटा, तो -1 किसके बराबर होगा? tan थीटा के। तो थीटा का मान क्या हो सकता है? जब tan का मान -1 होता है तो थीटा का मान होता है आपका 135 डिग्री। थीटा क्या होता है? एक्स अक्ष से जो एंगल बन रहा है, मतलब इस ग्राफ में ये वाला एंगल बन रहा है 135 डिग्री, और ये वाला एंगल बन रहा है 45 डिग्री। अब आप बोलोगे सर ये थीटा 135 कैसे आया? तो देखो, स्लोप होता है -1, यहां से दिख गया अपन को कंपेयर करने से, और यहां पे मैंने आपको बताया था कि स्लोप tan थीटा के बराबर होता है, तो tan थीटा बराबर होगा -1 के, और थीटा का मान 135 डिग्री रखने पे आता है -1, तो थीटा कितना हुआ? 135 डिग्री। ठीक है, लॉग के साथ पहली बार नहीं खेल रहे हो बच्चे आप, लॉग के साथ अब आपका खेल शुरू हो चुका है। अब लॉग के साथ आप शौक के साथ आप और भी खेलोगे धीरे धीरे, बहुत अच्छे से खेलना है आपको लॉग के साथ में, समय के साथ साथ। इस पूरी चीज़ को मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके बेहतर समझ में आए। ध्यान से देखिएगा, वापस समझ लीजिए एक बार अच्छे से, सारी चीज़ें वापस देख लो। PV = K है पहली बात। यहां से अपन दोनों तरफ लॉग लेते हैं, एक एक चीज़ समझाता हूं वापस से। दोनों और लॉग लेने पर रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बाद में PDF अपलोड होती है ना, बच्चा 2 बार लिखाएगा एग्जाम में। दोनों तरफ लॉग ले लिया आपने, log PV बराबर log K। अब एक नियम होता है कि log XY जो होता है उसमें आप तोड़ सकते हो उसको log X प्लस log Y में। तो log XY को आप 2 हिस्सों में तोड़ सकते हो, log X प्लस log Y में। तो यहां पे log PV को तोड़ दीजिए, तो log P अलग, log V अलग बराबर log K। log V को उधर भेज दीजिए, तो log P बराबर हो जाएगा माइनस का log V प्लस log K। यहां तक बात समझ में आ गई? फिर मैंने आपको ये बताया कि y बराबर होता है mx प्लस c। तो y और x के बीच के ग्राफ की बात करते हैं। यहां पे 2 बातें हैं, ध्यान समझना। जो यहां लिखा हुआ है वो इधर आएगा y, जो यहां लिखा हुआ है x वो नीचे आएगा। c वो होता है जहां से ग्राफ शुरू होता है, जहां से ग्राफ शुरू होता है वो c होता है। m होता है स्लोप, m है आपका स्लोप। पहले मैंने आपको बता भी दिया कि इस स्लोप को tan थीटा भी बोलते हैं, इसको y/x भी कह देते हैं, ये dy/dx भी होता है। तो जो स्लोप है, अगर आपका स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे आता है c से, और अगर यही स्लोप आपका पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर जाता है c से। हमारे केस में अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं y बराबर mx प्लस c से, आप ये मत सोचना कि सर इसको आपने c क्यों नहीं बोला, क्योंकि c कांस्टेंट है, फिक्स होता है, नियत नहीं हो, नियत चीज c बनती है। तो यहां पे k फिक्स था, तो ये चीज नियत है, ये v बदल रहा है, तो इसको अपन c नहीं बोल सकते। तो c हो जाएगा आपका log k, x हो जाएगा आपका log v, m हो जाएगा -1 और y हो जाएगा log p। तो ये ग्राफ किसके बीच में बन रहा है वो समझिए। ये ग्राफ बनेगा log p log v, शुरू होगा log k से, और क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, -1 है, तो ग्राफ नीचे जाएगा, m बराबर है -1। और क्योंकि m बराबर -1 है तो आप tan थीटा बराबर -1 बोल सकते हो, और यहां से थीटा निकल के आएगा 135 डिग्री। तो इस ग्राफ के थीटा का मतलब क्या है? x अक्ष से इसका जो ये एंगल बन रहा है ये होता है थीटा, तो वो थीटा कितना है? 135। ये पूरा 180 है, ये 135 है, तो बचा हुआ होगा 45 डिग्री। ठीक है, और अगर मैं मैक्स आपका लॉग हो चुका है तो फिर आपको कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। तो दैट्स इट, मस्त रहिए। जिसको लॉग आता है बढ़िया है, जिसको लॉग नहीं आता है वो धीरे धीरे सीख जाएगा। एकदम नहीं आएगा लॉग आपको समझ में, धीरे धीरे लॉग आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो ये अपन ने खत्म किया बॉयल्स लॉ।
अब कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ, उसके बाद गैलोसिक, और इस तरह से चैप्टर आपका आगे बढ़ेगा। खत्म हो जाएगा चैप्टर जल्दी, परेशान नहीं होना है। और कल की दिक्कत और है, फिर क्लासेस भी अपन कोशिश करेंगे 1 दिन की 2 लेंगे तो हो जाएगा सिलेबस आपका जनवरी एंड तक। और जिस भी बच्चे ने अभी तक फोर्स बैच ज्वाइन नहीं किया उसको फोर्स बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि क्लास 12th में अब आप लोग आने वाले हैं और हमने आपके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है जो अभी वेलकम ऑफर में बिल्कुल बेस्ट प्राइस पे है। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, उसमें मैसेज करिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और वहाँ से फोर्स बैच की जानकारी लीजिए, क्योंकि वो बैच नेक्स्ट ईयर आपके लिए साबित होगा एकदम बेस्ट बैच। इसको अगर आप स्टार्टिंग से देखते हो तो हमारा टारगेट है कि आप 100 में से 100 लेकर के आओ, ऐसा हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशंस। चैनल से पहले लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन दबाना है, कमेंट करके बताना है कैसा लगा चैनल आपको वीडियो। चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, थोड़ी बहुत इसके अंदर मैथ्स भी आई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट मुझे पता है आप लोग कर लोगे। और इसकी पूरी PDF आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पे, बस आपको वहाँ पे मैसेज कर लेना है। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।